Hi everyone, welcome back to the channel. In this video we are going to revise government budget. बहुत सिंपल लैंग्वेज में जितना डिटेल्ड हो सकता है मैं उतना कवर करूंगा. आई टेक अप ऑल द टॉपिक्स, सो डोंट वरी कि कुछ भी स्किप होने वाला है इसके अंदर, बट एंड तक जरूर देखना. आई ट्राई टू कवर इट अप विद इन वन वीडियो. कुछ टॉपिक्स बचेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स जो हम सेकंड वीडियो तक लेके जाएंगे, अदरवाइज फर्स्ट वीडियो के अंदर वाइंड अप करते हैं. ठीक, तो जल्दी जल्दी से समझते हैं गवर्नमेंट बजट स्टार्ट कहाँ से होता है. तो सबसे पहले बजट की बात करते हैं. इट इज अ टाइप ऑफ प्लान. टाइप ऑफ प्लान का मतलब ये हुआ कि हमने जो बिजनेस स्टडीज में प्लानिंग समझा था उसमें से एक टाइप ऑफ प्लान क्या होता है, बजट होता है. अब बजट होता क्या है, जो आने वाले टाइम के बारे में ये बताता है कि मैं इन इन आइटम्स के ऊपर खर्च करूंगा और इन इन आइटम्स के साथ मुझे पैसा मिलने वाला है. तो यहाँ से क्या क्या पॉइंट्स मिले, तो गवर्नमेंट बजट के फीचर्स क्या क्या बनते हैं समझो ध्यान से. सबसे पहले एक तो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस होगा, पैसों की टर्म्स में लिखा जाएगा. दूसरा, एस्टिमेटेड वैल्यूज होती हैं, कभी भी एक्चुअल नहीं होती, क्योंकि ये आने वाले साल के लिए बनाया जाएगा तो हमें नहीं पता उस साल में कितना कलेक्ट होगा, कितना खर्च होगा. एस्टिमेटेड वैल्यू किस चीज की, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, कि सरकार कितना कितना पैसा रिसीव करेगी और कितना पैसा खर्च करेगी. अभी हम यहाँ पे रेवेन्यू और कैपिटल के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना डिस्कस कर रहे हैं कितना आएगा और कितना जाएगा. नेक्स्ट आता है आइटम वाइज रिकॉर्ड होता है. आइटम वाइज रिकॉर्ड का मतलब होता है कि हम इसके अंदर हर आइटम को रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमैटिक मैनर में, है. और किसके लिए बनाया जाता है, वन फिस्कल ईयर के लिए. फिस्कल ईयर बोले तो फिस्कल ईयर बोले तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर. दिस इज ऑल अबाउट गवर्नमेंट बजट. हमारे सिलेबस में या रियल वर्ल्ड में एक्चुअली बजट तो अलग अलग लेवल पे बनता है. सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग बनता है जिसे यूनियन बजट बोलते हैं, जो ज़्यादातर फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पे प्रेजेंट होता था. बट रिसेंट ट्रेंड में ये देखा गया कि उसको इनिशियल फर्स्ट वीक में इम्प्लीमेंट किया जाता है आपसे. अब वो फरवरी के फर्स्ट सेकंड थर्ड डे के अराउंड अराउंड इम्प्लीमेंट हो जाता है. ठीक है, हु प्रेजेंट्स यूनियन बजट, तो हमारे हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं. करंट फाइनेंस मिनिस्टर इज श्रीमती निर्मला सीतारमण, जो बजट को जनरली हर साल प्रेजेंट करती है. बट एक साल शायद ऐसा बीच में हुआ था कि शी वाज नॉट वेल, वो साइड में बैठी थी, बट बजट किसी और ने प्रेजेंट किया. ठीक है, सो दिस इज द सिचुएशन. और उसके अलावा बजट किस लेवल पे होता है, तो हर स्टेट का अपना बजट होता है जो स्टेट वाइज बजट्स में उसमें सेशंस में प्रेजेंट किया जाता है. और पहले डिपार्टमेंटल बजट्स भी होते थे, जैसे रेलवे का बजट अपना आता था, लेकिन बाद में उन्होंने रेलवे के बजट को भी किसमें मर्ज कर दिया, यूनियन बजट. तो हमारे सिलेबस में इतने सारे बजट्स नहीं है, वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन यूनियन बजट. यूनियन बजट के टॉपिक्स में जब हम जाएंगे तो बेटा सबसे पहले सबसे क्रूशियल टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिव्स. तो मैं इसको अभी के लिए होल्ड कर रहा हूँ, इसको लास्ट में टेकअप करते हैं ताकि आप पहले समझ जाओ बजट होता क्या. ठीक है, फिर सेकंड पार्ट आता है कंपोनेंट्स या स्ट्रक्चर ऑफ बजट, कंपोनेंट्स या फिर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट. और थर्ड आता है टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स एंड मिसलेनियस टॉपिक्स. इसी के अंदर हम मिसलेनियस टॉपिक्स को कवर करेंगे. कुछ सारे टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर है एंड समवन को सेम की कुछ नए टॉपिक्स और ऐड हुए इसके अंदर. तो फॉर द टाइमिंग बोर्ड्स में मुझे नहीं लगता कि कुछ सारे नए टॉपिक्स होंगे, बट मैं स्टिल यहाँ पे आपको एक टचअप दे दूंगा उन सारे टॉपिक्स का, ताकि आपको बेसिक नॉलेज उनकी मिल जाए. ठीक है, हम आज कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर. ठीक है, बहुत बेसिक है. इस टॉपिक से डिफरेंसेस बहुत आते हैं, बेटा याद रखना डिफरेंसेस यहीं से आएंगे प्राइमरीली, या आपको क्लासिफिकेशन इधर से आता है कि ये पर्टिकुलर आइटम किस हेड के अंदर जाएगा. ठीक है, आई एम गिविंग यू वेरी स्ट्रॉन्ग रीजंस फॉर दैट. तो डिफरेंसेस करने से पहले ये समझो हमारे पास बजट में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है रेवेन्यू और एक होता है कैपिटल. है, अब रेवेन्यू में भी दो पार्ट्स, एक हो गई बेटा रेवेन्यू रिसीट्स और एक हो गई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. फिर कैपिटल में भी दो पार्ट्स, एक हो गया कैपिटल रिसीट्स और एक हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, ये चार एलिमेंट्स ही हैं, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है. इनको डिफाइन कैसे करते हैं, तो रेवेन्यू रिसीट, देखो नाम से क्लियर है. रिसीट का मतलब है पैसा आना. है, पैसा कब आता है, जब मैं अपनी कोई चीज बेचूंगा तो पैसा आएगा, और मैं किसी से उधार लूंगा तो पैसा आएगा. दो ही सिचुएशन में आएगा, या तो एसेट को सेल कर दो मतलब कम कर दो, या लायबिलिटी को बढ़ा दो उधार ले लो, है ना. बट ये रेवेन्यू नेचर है, कैपिटल नहीं है. तो हम इसकी डिफाइन कैसे लिखते हैं, नीदर ये नॉर ये. तो डिफाइन क्या करें, दोज रिसीट्स व्हिच नीदर रिड्यूस द एसेट और इंक्रीज द लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट आर टर्म्ड एज रेवेन्यू रिसीट. क्लियर. तो कैपिटल रिसीट क्या बोलूं, वो रिसीट्स जिनके कारण या तो एसेट कम हो जाए या लायबिलिटी
इंक्रीज हो जाए, इनमें से कोई भी एक एलिमेंट हुआ तो वो मेरे लिए क्या बनता है, कैपिटल रिसीट बनता है। फिर ऐसी एक्सपेंडिचर है, या तो आप एसेट को खरीद के लेकर आओगे या लायबिलिटी को रीपे कर दोगे, ना ये होना चाहिए ना ये होना चाहिए, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर एसेट कम हो जाए या लायबिलिटी एसेट बढ़ जाए या लायबिलिटी कम हो जाए, उस केस में क्या बनता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप लोग ये पूछना चाह सकते हो कि हो सकता है आप ए पार्ट या ए पार्ट इधर लिख दो, गलत है। क्यों गलत है, हम पहले रिसीट डिफाइन करते हैं, नीदर और नॉर से रेवेन्यू और कैपिटल डिसाइड करते हैं, याद रहेगा। इसलिए ये पर्टिकुलर याद रखना बेटा। तो इसका सबसे आसान तरीका है, सिंपल, अपने से लगा के चलो। पैसा चाहिए, कैसे आएगा, या तो मैं किसी से उधार ले लूँ या मैं अपना कोई सामान उसको बेच लूँ। अगर हम अपना एसेट बेच देंगे तो एसेट कम हो गया, एसेट इंक्रीज, या लायबिलिटी इंक्रीज। जब दोनों ना हो, रेवेन्यू दोनों में से कुछ भी हो तो कैपिटल, और रिवर्स हो जाएगा तो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू और कैपिटल। ये डिफाइन है। अब रेवेन्यू, अब डिफाइन डिफरेंस कैसा आता है, इन दोनों में आता है, इन दोनों में आता है, या इन दोनों में आ जाएगा या इन दोनों में आ जाएगा। तो कैसे लिखोगे, सिंपल है, ये चार एलिमेंट जो मैंने आपके सामने लिखी है डिफाइन है। दूसरा देखो, रिसीट और एक्सपेंडिचर का बहुत रेयर आता है, देन बहुत रेयर। तो आप सीधा सीधा कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट का समझो 2 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट डिफाइन, सेकंड ये इरेगुलर नेचर का होता है, ये किस नेचर का होता है, रेगुलर। थर्ड इनके कंपोनेंट्स जो हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसीट दो टाइप की होती है, वन इज टैक्स रेवेन्यू, सेकंड वन इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब टैक्स और नॉन टैक्स में भी कभी कभी डिफरेंस आता है। टैक्स क्या होता है, कंपल्सरी पेमेंट होती है जो आपको पे करनी पड़ती है, बट ऐसा ये कंपल्शन नहीं है, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू भी दो टाइप का, अभी इतनी डिटेल में याद करेंगे, कंपल्शन नहीं है। आपको प्राइमरीली ये चार्ट पता होनी चाहिए। ये जो मैं नीचे लिखवा रहा हूँ ये सिर्फ इसलिए कि कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, नीचे दी गई 5 आइटम्स में से क्लासीफाई करो, वो इसमें जाएगा, इसमें या इसमें जाएगा, तो उसके लिए आपको नीचे का पूरा ब्रॉड व्यू पता होना चाहिए। प्लस ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपके सिलेबस में वैसे भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स नाम के दो टाइप ऑफ टैक्सेस आते हैं। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत बारी आता है, दिस इज वेरी क्रूशियल, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करते हैं, होते डायरेक्ट टैक्स नाम से ही क्लियर करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं, मिस्टर घनश्याम 1000 रुपये कमाते हैं, जिसमें से 30% इन्हें टैक्स देना पड़ेगा 300 रुपये, 700 रुपये बचाएंगे। कमाई किसने, घनश्याम जी ने। डिपॉजिट भी कौन कराएगा, घनश्याम जी कराएंगे, किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमने क्या कहा, जिसकी इनकम है डायरेक्टली टैक्स भी उसी को पे करना पड़ेगा। तो इनकम मेरी तो बर्डन भी मेरा, हेंस मेरी पॉकेट से टैक्स आएगा। दिस टाइप ऑफ टैक्स इज नॉन एज डायरेक्ट टैक्स। यही घनश्याम जी मैकडी जाते हैं, मैकडी बर्गर किंग कुछ भी मान लो, घनश्याम जी मैकडी जाते हैं और बदले में क्या लेते हैं, बर्गर लेते हैं या मील ले लेते हैं। से 100 रुपीज़ की उन्होंने मील ली, जिसपे 5% के हिसाब से 5 रुपये का जीएसटी उनको देना पड़ेगा, 105 रुपये का बिल आ गया। अब इनकम किसकी हो रही है, मैकडी की, बट ये टैक्स 5 रुपये का कौन पे कर रहा है, घनश्याम जी। जो आगे किसको डिपॉजिट कराया जाएगा, गवर्नमेंट को ना। अब ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों, पे कोई और कर रहा है, डिपॉजिट कोई और कर रहा है, रिसीव कोई और ही कर रहा है। इस टाइप के टैक्स को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। तो मेक इट वेरी क्लियर, इसके अंदर कितनी पार्टीज हैं, वन डिपॉजिटर एंड पेयर, इसमें एक पार्टी है रिसीवर। तो हम कहते हैं यहाँ पे दो पार्टीज होती है। यहाँ पे कितनी पार्टीज है, वन पेयर, सेकंड डिपॉजिटर, थर्ड रिसीवर। तो हियर आर 3 पार्टीज। यहाँ पे टैक्स का बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, आप यहाँ पे इसको शिफ्ट कर ही नहीं सकते। आपकी इनकम है, आप ही को पे करना पड़ेगा, यहाँ पे कैन बी शिफ्टेड। नेक्स्ट आते हैं वेरी क्रूशियल पॉइंट, क्या कि इस केस में आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल टैक्स, जबकि ये वाला टैक्स अवॉइडेबल टैक्स होता है। इसका क्या मतलब है, देखो मैं क्लास में भी ये वाला ऑफलाइन एग्जांपल देता हूँ। क्या देता हूँ कि अगर आप आटा खरीदते हो, आटा पैकेट वाला खरीदते हो, से बड़ी कंपनीज का आशीर्वाद आटा है, राजधानी है, किसी का भी परचेज करते हो तो जीएसटी पे करोगे। बट अगर वही आटा आप अपने आसपास के किसी चक्की से खुला परचेज करके लेके आते हो तो क्या वहाँ पे भी जीएसटी जाता है, नहीं। तो जीएसटी काफ़ी सारे आइटम्स में क्या है, एग्जाम्पल, विच मीन्स अगर आप अपना एक्सपेंडिचर इस अकॉर्डिंग प्लान करते हो कि आप टैक्सेबल गुड को ना लेकर एग्जेम्प्टेड गुड को पिक कर रहे हो, तो आप इस टैक्स को क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। लास्ट, डायरेक्ट टैक्स इज ऑलवेज इम्पोज्ड ऑन इनकम या वेल्थ ऑफ अ पर्सन, और कंपनी और इंडिविजुअल कैसे
ये केवल इनकम और वेल्थ पे लगता है, जबकि ये किस पे लगता है, सेल, परचेज, बेसिकली प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, सो ये दोनों में डिफरेंसेस बहुत आते हैं ना। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीव तो है ही, बट ये टैक्स की फॉर्म में नहीं आती। एग्जांपल, अब एक सरकारी कंपनी की बात करते हैं, जैसे ओएनजीसी, उसके 51% शेयर्स से, या एसबीआई की बात करते हैं, एसबीआई इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक, उसके अंदर मोर देन 51% शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, व्हिच इंप्लाइज उसका जितना भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ डिविडेंड का शेयर गवर्नमेंट को मिलेगा। वो डिविडेंड जो आ रहा है वो टैक्स रिसीट नहीं है, वो कौन सी रिसीट है, नॉन टैक्स रिसीट है। ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को क्या देती है, लोन्स देती है, उन लोन्स पे जो ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वो भी क्या एक तरीके की नॉन टैक्स रिसीट है। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने किसी के ऊपर फाइन लगाया है, पेनल्टी लगाई है, फीस लगाई है, लाइसेंस की फीस बेसिकली, ये सब भी किसके एग्जाम्पल है, नॉन टैक्स के। ठीक है, मैं इसके सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स आपको कराऊंगा, बाकी सब नाम से क्लियर है। दीज आर एस्चीट, एस्चीट का मतलब होता है ई एस एंड चीट, CHEAT। एस्चीट का मतलब होता है, से ये घनश्याम जी है, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ कमाया, बट ना इनकी कोई संतान है, ना इन्होंने कोई विल बनाई। ठीक है, तो इसका मतलब इनका कोई भी लीगल हायर नहीं है। हायर का मतलब होता है वारिस कोई नहीं है, ना विल के अकॉर्डिंग इन्होंने किसी को अपना वारिस माना। ऐसी सिचुएशन में ये भगवान जी को प्यारे हो जाए, तो उस सिचुएशन में इनकी जितनी भी वेल्थ है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, वो सारी किसके पास चली जाती है, गवर्नमेंट के पास। इट इज टर्म्ड एज एस्चीट, फर्स्ट पार्ट। ऐसे हम सेकंड एग्जांपल लेके चलते हैं स्टेट के स्पेशल असेसमेंट। इसका जो मतलब सेम, गवर्नमेंट की किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के कारण अगर आपको कोई भी बेनिफिट हो, एनी बेनिफिट, से एग्जांपल लेते हैं कि कहीं पर आपके घर के आसपास आपने प्लॉट परचेज किया तो उसके आसपास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेट्रो स्टेशन बना दिया। उस मेट्रो स्टेशन के बनाने की वजह से आसपास की प्रॉपर्टी की वैल्यू एकदम से बढ़ गई। उस बढ़ी हुई वैल्यू का कुछ परसेंट गवर्नमेंट आपसे मांग सकती है। उस मांगे हुए हिस्से को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली होता या नहीं होता वो अलग बात है, बट ये इसके अंदर कंसीडर होता है। ठीक है, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो कंट्री के डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने पे, इन सबको कंट्रोल करने पे खर्च किया जाएगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। किसी की सैलरी देना, कोई पेंशन देना, कहीं पे कहीं पर भी किसी भी तरीके के स्टाफ को पैसे सर्विसेज के बदले पे कर देना, लाइटनिंग की सर्विसेज दे देना, गलियों के अंदर रोड की मेंटेनेंस करा देना, ये सब किसमें आता है, इसी में आता है। ठीक है, अब आते हैं कैपिटल साइड। तो कैपिटल रिसीट इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 मिनट के लिए होल्ड करते हैं, पहले इसको वाइंड अप करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये कहता है कि आप पैसा खर्च करोगे इस तरीके से कि या तो आपने कोई एसेट खरीदा या आपने कोई लायबिलिटी सेल ऑफ की। सेल ऑफ का मतलब है आपने कोई लायबिलिटी चुका दी। तो इसमें एग्जांपल सिंपल आ रहा है कि या तो आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या किसी को लोन्स एंड एडवांसेस दे रहे हो, या फिर सेकंड आपने लायबिलिटी की रीपेमेंट कर दी कि आपने जो लोन्स दिए हुए थे उन लोन्स की रीपेमेंट कर दी, जिनसे लोन लिए हुए थे उन लोन्स को रीपे कर दिया। ये आपके 2 पार्ट इसमें आते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं आता है। अब आते हैं इस, भाई देखो मेरे हिसाब से तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये बनता है रेलेवेंट के लिए ना। तो एग्जांपल लेके चलते हैं। कैपिटल रिसीट में 2 पार्ट्स हैं, या तो एसेट कम हो रहा है या लायबिलिटी बढ़ रही है। अकाउंटिंग वाले बच्चे समझेंगे, इस बात को रिलेट करेंगे, जो अकाउंटिंग से नहीं है तो डरो। लायबिलिटी या उधार को हम एक टर्म और देते हैं जिसका नाम होता है डेट, DEBT। ठीक है, उसका मतलब उधार होता है, जिसको हम डेबिट भी बोलते हैं ना, तो डेबिट से डेट वर्ड याद रखना। तो हम इसको 2 पार्ट्स में करते हैं, एक करते हैं डेट क्रिएट करने वाली और एक करते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग। ठीक है, 2 पार्ट्स में। अब डेट क्रिएटिंग का क्या मतलब है, जो आपके लिए लायबिलिटी बना देगी, आपको उधार लेना पड़ जाएगा। तो इसमें सिंपल सा एग्जांपल है बोनस, कि आपको पैसा बोरो करना पड़ेगा। किसे बोरो करना पड़ेगा, 2 जगह, या तो आप इंटरनली बोरो करते हो या फिर आप कंट्री की एक्सटर्नल पार्टी से करते हो। एक्सटर्नल में कौन आ गया, IMF, वर्ल्ड बैंक, कोई और फॉरेन कंट्री, फॉरेन गवर्नमेंट, कोई और फॉरेन इंस्टीट्यूशन, कोई। और इंटरनली किससे होते हैं बेटा, 2 तरीके, या तो आप RBI से बोरो करते हो या फिर आप ओपन मार्केट में लोगों से मांग लेते हो, बॉन्ड्स देकर बदले में क्या ले लेते हो, उनसे पैसा ले लेते हो, बदले में रीपे करते हो। एक काइंड ऑफ डिबेंचर्स की तरह मान लो कि प्राइवेट कंपनी डिबेंचर देकर बदले में पैसा लेती है, गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स या डिबेंचर्स देकर बदले में पैसा उधार ले लेती है कि बाद में दे देती है। ठीक है, RBI से जब वो इस तरीके की बोरिंग करती है और बदले में उसको सिक्योरिटीज दे देती है, इन्हीं सिक्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं, टी बिल्स या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गिल्ट भी बोलते हैं। अब RBI इस सिक्योरिटी के बदले उधार तो दे देगा, तो वो पैसा कहाँ से लाएगा, तो वो नए नोट्स प्रिंट कर देता है। इस प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी को हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, याद रखना इसको। तो हमने क्या देखा बेटा, कैपिटल रिसीट 2 तरीके की, डेट क्रिएटिंग जिसमें ये सब आते हैं, नॉन डेट क्रिएटिंग कौन सी होती है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब कि गवर्नमेंट ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेल ऑफ कर दिया। अब वो सेल ऑफ कैसे होता है? एग्जाम्पल, कोई पीएसयू कंपनी है, उसके शेयर्स में पार्ट बेच देना, मतलब कुछ हिस्सा, पूरी नहीं। एग्जाम्पल से सेबी के अंदर 51% से ज़्यादा शेयर्स हैं, तो गवर्नमेंट उसमें से 5, 10, 11% बेच दे या सारे बेच दे। दोनों किस में कवर होते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट में। तो या तो आप थोड़ा सा हिस्सा बेच दो या आप ज़्यादा बेच दो, दोनों ही किस में चले जाते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, याद रखिए। सेकेंड आता है स्मॉल सेविंग्स। स्मॉल सेविंग्स का मतलब होता है जैसे हम एनएससी में पैसा सेव करते हैं, केवीपी में पैसा सेव करते हैं, या इस टाइप की छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जो होती तो 8-9 साल की है बट कम अमाउंट की होती है, तो लायबिलिटी की तरह नहीं मानी जाती। ठीक है, ये स्मॉल सेविंग्स होती है। ये होते हैं एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को बोलते हैं, केवीपी होता है किसान विकास पत्र। ठीक है, ये दो हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती है जो गवर्नमेंट आपको कहती है कि आप इन्वेस्ट करो और बदले में हम आपको इंटरेस्ट देंगे बड़ी अमाउंट का, जो आप अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो ये स्मॉल सेविंग्स होती है। लास्ट वन आता है दिस इज रिकवरी ऑफ लोन, कि आपने जिसको लोन दिए थे वो आपके लिए एसेट बन गया, अब वहां से पैसा आना शुरू हो गया, तो एसेट कम हो जाएगा बट आपके लोन की रिकवरी होगी तो रिसीट्स बन जाएंगी। ये पूरे चैप्टर का स्ट्रक्चर है। होपफुली क्लियर है। आपको क्या याद रखना है? बहुत सारा होगा, इतने में से थोड़ी याद रहेगा। तो क्या याद रखो? सिर्फ ये क्या होता है, ये क्या होता है, कैपिटल रिसीट क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। इसकी कोई नीड नहीं है, इसकी कोई नीड नहीं है, बस सिर्फ ये और ये याद चलेगा। ठीक, तो हमने क्या देखा था? ये आई एम वेरी सॉरी, ये दोनों बेटा इसके नीचे नहीं आएंगे, ये हमने गलत मार्क कर दिया। कैपिटल रिसीट के दो पार्ट्स आते हैं, नॉन डेट क्रिएटिंग और डेट क्रिएटिंग। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो इस दोनों थे, वो एरो गलत कर दिया था विकेट। ठीक है, तो कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट ही है, क्योंकि रिसीट्स हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खर्चा कोई नहीं देखता। ठीक है, बस सिंपल सिंपल सा टॉपिक आते हैं टाइप्स ऑफ डेफिसिट। तो डेफिसिट कब होगा? जब खर्चा ज़्यादा होगा और रिसीट्स क्या होंगी? कम होंगी। तो सिंपल से एग्जांपल है, बजटरी डेफिसिट का क्या मतलब है कि बजटरी डेफिसिट का क्या मतलब हुआ? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, कि आपके बजट का टोटल खर्चा कितना है माइनस उसका टोटल रिसीट कितना है। कुछ भी एक्सक्लूड इंक्लूड का चक्कर नहीं है, टोटल खर्चा टोटल रिसीट जो आया बजट एक्सपेंडिचर डेफिसिट। ये फर्स्ट है। इसकी 3 टाइप्स होती है। सेकंड आता है रेवेन्यू डेफिसिट। ये क्या होता है? तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब हमने रेवेन्यू साइड की थी ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। इसकी इंप्लीकेशन दो बनती है। इंप्लीकेशन मतलब अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसका क्या मतलब है? पहला, आपको ये समझने की जरूरत है कि रेवेन्यू का मतलब है कंट्री की गवर्नमेंट का डेली बेसिस का प्रॉफिट लॉस, है ना, जो उनकी सेल है, जो उनकी परचेज है, जो प्रॉफिट है, जो नुकसान है, सब कुछ इसमें आता है। कैपिटल तो बहुत बाद में आता है, विच मीन्स कि यहीं से अगर आपका लॉस आ रहा है तो आपके ऑपरेशन से सही नहीं है, तो कंट्री की रनिंग में ही आपने लॉसेज इनकर कर लिए, उसको कंट्रोल कर दो, नहीं तो ये आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन बन जाते हैं कि अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो आपको कैपिटल अकाउंट में सरप्लस लाके इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड आता है, थर्ड आता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या बनता है बेटा? वो सिंपल है, अगेन सेम, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स बट विद अ स्टार। बट विद अ स्टार का क्या मतलब हुआ? इस स्टार का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, कि आप रिसीट्स में से बोरिंग्स हटा दोगे। तो बेटा क्या लेंगे? हमने रिसीट्स दो पढ़ी, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू तो जाने दो पूरी, टैक्स भी नॉन टैक्स भी। कैपिटल रिसीट दो तरीके की होती है, डेट क्रिएटिंग और नॉन डेट क्रिएटिंग। हम यहाँ पर डेट क्रिएटिंग छोड़ दें, नॉन डेट क्रिएटिंग कंसीडर करते हैं। इसका मतलब इसको थोड़ा डिटेल लिखें तो क्या होगा? टोटल एक्सपेंडिचर में दो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, माइनस टोटल रिसीट्स में भी दो, रेवेन्यू रिसीट प्लस बाहर माइनस है तो यहाँ प्लस कर रहा हूँ, ब्रैकेट को दोगे तो ये भी माइनस, कैपिटल रिसीट फिर स्टार लगाते हैं। इस स्टार का मतलब ये तो एक्सक्लूडिंग बोरिंग है, तो कैपिटल रिसीट हम कौन सी ले लेते हैं बेटा? नॉन डेट क्रिएटिंग, वो रिसीट कैपिटल की जिसके अंदर आपने कोई डेट ना बनाया, तो कैपिटल रिसीट ये वाली कंसीडर होगी और कोई भी कंसीडर नहीं होगी। इसका क्या मतलब है? अगर आप अपनी फैमिली का बजट बना रहे हो, जैसे आपने मतलब प्लान किया कि मुझे सारे सारे खर्चे करके टोटल खर्चा मेरा इस महीने का 1500 का बनता है। अब आप रेवेन्यू बना रहे हो कि मेरी टोटल रिसीट्स जो बनेंगी से सैलरी वैल्यू मिला के मेरे बनते हैं 1000 रुपये। अब मुझे 500 रुपये का नुकसान आ रहा है। अभी तो तुम डिसाइड करोगे कि मुझे कितना बोरो करना है,
क्या तुम पहले से डिसाइड करके चलते हो मैं इस महीने इतना बोरो करूंगा, इतनी मेरी कमाई होगी, इतना मैं बेच दूंगा सामान? नहीं ना। हम पहले चेक करते हैं हमारी कमाई कितनी है, फिर मैं इस साल क्या क्या चीज़ें कबाड़ में बेच सकता हूँ या मेरे क्या क्या चीज़ें बेकार है जिनको मैं सेल ऑफ कर सकता हूँ। ये हो गया। अब आप चेक करते हो कि कितना मेरा नुकसान आ रहा है, तो आपने ये डेफिसिट जो निकाला ये क्या है आपका बोरिंग रिक्वायरमेंट है। तो बोरिंग्स कोई भी पहले कंसीडर करके नहीं चलता। इसका मतलब ये जो निकल रहा है ये क्या आपका फिस्कल डेफिसिट। तो यहाँ से तो एक रूल और बन गया कि फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल होता है, बोरिंग्स की। तो हम क्या कह सकते हैं, और वी कैन डायरेक्टली राइट डाउन कि फिस्कल डेफिसिट इज आल्सो इक्वल टू बोरिंग्स। ठीक है, बट ये सिर्फ तब लगाते हैं जब ऊपर वाले फॉर्मूला में इसमें या इसमें कोई भी एलिमेंट मिसिंग है या आपको उसकी वैल्यू समझ नहीं आ रहा है, तो आप स्ट्रेट अवे क्या लिख सकते हो, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरिंग्स। ठीक है, लास्ट पे आते हैं। अब सपोज करो ये कंट्री का है, कंट्री का खर्चा था 1500 का, रिसीव्स थी 1000 की। अब ये एक्सपेक्ट करो कि इस खर्चे के अंदर 1000 रुपये का तो उनका अपना खर्चा था और 500 रुपये उनकी इंटरेस्ट पेमेंट थी। कौन सी इंटरेस्ट पेमेंट? देखो आज मैं अगर बोरो कर रहा हूँ तो अगले साल, उससे अगले साल, 5 साल बाद रीपे भी होगा। जब तक रीपे नहीं हो रहा तो मैं हर साल उस पर इंटरेस्ट भी तो पे करूंगा। अज्यूम करते हैं कि हमारी सरकार ने काफी सारा लोन दे रखा था जिसपे वो इंटरेस्ट दे रही थी हर साल। वो इंटरेस्ट इस साल का 500 रुपये, तो मेरा खर्चा 1000 का, जिसके अलावा 500 का मुझे और इंटरेस्ट देना है, बट वो मेरा अपना खर्चा नहीं है, वो तो किसी और को देना पड़ेगा। इसका मतलब जो ये 500 का खर्चा आ रहा है ये तो भाई इंटरेस्ट की वजह से आ रहा है। मेरी कंट्री में तो जितना मैं कमा रहा हूँ उतना ही मेरा खर्च भी हो रहा है। हिंस मेरी कंट्री का अपना अपना बोले तो प्राइमरी स्टार्टिंग का डेफिसिट कितना है, 0। क्यों है 0? क्योंकि मेरा तो भाई जितनी कमाई है उतना मैं खर्च कर रहा हूँ। 500 का जो नुकसान आ रहा है वो तो उस इंटरेस्ट पेमेंट्स आ रहा है जिससे मेरी कंट्री को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। वो लोन मिला था वो तो यूज हो गया उस साल में, तो ये 500 मेरे लिए इंटरेस्ट पेमेंट है जिसकी वजह से नुकसान आ रहा है। तो ये प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकाला, इस फिस्कल डेफिसिट में से माइनस करके इंटरेस्ट पेमेंट को। तो ये मेरा चौथा फॉर्मूला है प्राइमरी डेफिसिट की कंट्री का अपना डेफिसिट क्या है। तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। बेटे थोड़ा सा टफ है, आई एग्री, जो पहली बार ही पढ़ रहा है थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके स्लो करके या रिपीट करके आप सुन सकते हो। जब 2-3 बार सुन लोगे कंसेप्ट बैठ जाएगा माइंड में तो समझ आना पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, बट अभी ब्रीफ कर रहे हैं, मैं इतनी डिटेल में नहीं ले जाना चाहता इसको, तो ब्रीफली इतना ही समझते हैं। ठीक है इसको, तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला बनता है ये। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला तो लिख दी न्यूमेरिकल, तो देखो वेरी ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैंने इसका एमसीक्यू तो जरूर देखा है, बड़े क्वेश्चंस नहीं देखे। तो इनकेस अगर आप इसके डेफिसिट्स के फॉर्मूले कर भी लेते या आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहे, आप इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कर लो सर। थ्योरेटिकल का मतलब इनकी इंप्लीकेशंस क्या है। प्रैक्टिकल 99% केसेस में नहीं आता, बट फॉर 1% आपने फॉर्मूला कर लिया है तो आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। न्यूमेरिकल कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं आता, एक बेसिक सा न्यूमेरिकल करते हैं, सिंपल सा एग्जांपल जिसमें आपको ये 4 आइटम्स दे रखी है, आपको इसमें पूछ लेते हैं रेवेन्यू डेफिसिट बताओ तो ऊपर वाले दोनों माइनस। अगर आपसे पूछते हैं फिस्कल डेफिसिट बताओ तो फॉर्मूला लगाओ, बोरिंग्स आ जाएंगे। फिस्कल डेफिसिट एक इंटरेस्ट पेमेंट अलग से गिवन होता है, वो भी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको, प्राइमरी डेफिसिट। एज सिंपल एज पॉसिबल। अब इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक आता है, इंप्लीकेशंस क्या होती है फिस्कल डेफिसिट की। देखो रेवेन्यू डेफिसिट की तो मैंने बताई, फिस्कल डेफिसिट की इंपॉर्टेंट है 4 पैरा। अगर आप फिस्कल डेफिसिट कर रहे हो तो बेसिकली आपको कंट्री के लिए पैसा उधार लेना पड़ेगा। जब तुमने पैसा उधार लिया तो कंट्री में मनी सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ने का मतलब लोगों के पास इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ती है तो उसके साथ साथ डिमांड भी बढ़ती है, बट जरूरी नहीं है सप्लाई भी बढ़े, विच मीन्स डिमांड के बढ़ते ही कंट्री में क्या स्टार्ट हो जाएगी, इन्फ्लेशन। तो पहली इंप्लीकेशन आती है जब जब तुम फिस्कल डेफिसिट करोगे, नए नोट्स प्रिंट करोगे या बोरो करोगे, आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन आएगी। देन क्या हमेशा आएगी, नहीं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन आता है, क्या फिस्कल डेफिसिट्स हमेशा इन्फ्लेशन लाते हैं, आर फिस्कल डेफिसिट्स नेसेसरली इन्फ्लेशनरी, नो। क्यों नो? अगर इंक्रीज मनी सप्लाई को, मतलब जो पैसा उधार का लेकर आया उस पैसे को तुमने इन्वेस्ट कर दिया, तो देखो इन्वेस्ट किया तो एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ेगी और इधर से एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। जब दोनों बढ़ेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। ना ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट हुआ ना अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ बैलेंस चलेगा। विच मीन्स अगर आप आए हुए पैसे को वाइजली इंफ्रास्ट्रक्चर पे, प्रोडक्शन पे, डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करते हो और फ्री में नहीं बांटते हो, रेवड़ियाँ नहीं बढ़ती हैं फ्री की, मुफ्त की कंट्री में, उस सिंपल सिचुएशन में आपकी कंट्री में एडी और एस बैलेंस रहेंगे, लीडिंग टू नीदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ठीक है, सेकंड इंप्लीकेशन, इन्फ्लेशन के बाद अगले साल वापस से नुकसान होगा, डेफिसिट आएगा, फिर उधार लेंगे, फिर अगले साल फिर उधार लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हर साल उस उधार के ऊपर का ब्याज भी तो जुड़ता जाएगा, उस ब्याज के चक्कर में मेरा खर्चा और भी बढ़ता जाएगा, तो मैं एक डेट के ट्रैप में पड़ता जाऊंगा। ट्रैप क्या होता है, उसके
एक सर्कुलर स्पाइरल में पड़ जाएंगे कि धीरे 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 इकोनॉमी डूबती चली जाएगी क्योंकि कर्जा इतना हो जाएगा। ठीक है। थर्ड, आज तो आपने पैसा उधार ले लिया और उसको रीपे कौन करेगा? फ्यूचर जनरेशन। तो उनकी ग्रोथ को हैम्पर करके चल रहा आज। एग्जाम्पल, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के ऊपर कुछ लाख करोड़ का खर्च है, कुछ तो नहीं है, 64 लाख करोड़ का कर्जा है। अब ये अभी तो लिया जा रहा है, ठीक, कभी ना कभी तो रीपे करना पड़ेगा। तो कब रीपे होगा? जिस साल से रीपेमेंट स्टार्ट होगी उस साल का किसको पता सरप्लस होगा डेफिसिट। जब रीपेमेंट होगी तो वो किस में जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। खर्चा और बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ेगा, रिसीट होगी नहीं तो वापस से कंट्री में क्या आनी स्टार्ट हो जाएगी? प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी। तो आपकी फ्यूचर ग्रोथ को क्या करते हैं? हैम्पर करते हैं। लास्ट, फॉरेन डिपेंडेंस। अगर कोई कंट्री से आपने पैसा ले लिया तो वो कंट्री आपके पॉलिटिकल मैटर्स में क्या करती रहेगी? कॉन्टिन्यूसली इंटरफेयर करेगी। क्यों? आप किसी को अपना क्रेडिटर बनाते तो वो क्रेडिटर आपके आके बैठ जाएगा, लाभी दिखा क्या चल रहा है, आपको प्रेशराइज कर सकते हैं कि इस कंट्री के साथ ये करो, इस कंट्री के साथ ये मत करो, नहीं तो हमारा उधार वापस दो। इन सब रीजंस की वजह से फिस्कल डेफिसिट अच्छा नहीं है। ठीक। लास्ट पार्ट आता है प्राइमरी डेफिसिट की इम्प्लीकेशंस। इसमें सिर्फ एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन, क्या प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो सकता है? बिल्कुल। कब हो सकता है? जब ये दोनों इक्वल हो। ये दोनों इक्वल होने का क्या मतलब है? कि मेरी कंट्री का डेफिसिट कुछ नहीं है, जो आ रहा है डेफिसिट वो सिर्फ किस वजह से आ रहा है? पुरानी इंटरेस्ट पेमेंट्स की वजह से, अदरवाइज मेरी कंट्री परफेक्ट है। दिस इज अबाउट डेफिसिट्स। अब इसमें एक मिसलेनियस टॉपिक है, छोटा सा भी बीच में बता देता हूँ। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो थ्री लाइन डिफरेंस है। इसका सिंपल मतलब है, जब आप प्रॉफिट मोटिव से कोई सप्लाई कर रहे हो जिसके बदले आपने मार्केट में पैसा चार्ज भी किया। एग्जांपल से गवर्नमेंट आपको रेलवे प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट आपको बिजली प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट आपको पेट्रोलियम, ऑयल, नेचुरल गैस ये सब प्रोवाइड कर रही है। दीस ऑल आर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोविजन का मतलब होता है जब गवर्नमेंट वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई सर्विस दे रही है, या तो नॉमिनल कॉस्ट पे बहुत ही मार्जिनल पैसा लेकर या फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, उसे क्या बोलते हैं? प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। तो जब आपको फ्री वेलफेयर मोटिव से ये दिया जाएगा तो वो प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वही प्रोडक्शन है। फिर एक आता है फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर प्रॉब्लम, इसका क्या मतलब हुआ? कि आपकी गवर्नमेंट, सी ये मत सोचो कि ये हमें कैसे पता चलेंगे। आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल दीस नोट्स, आप ये वीडियोस करो। आई विल ट्राई कि मैं आपको एक समराइज पीडीएफ अटैच करके लास्ट में दे दूँ जब सब कुछ कवर हो जाए। तो अटैच इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो, सारे चैप्टर्स की ब्रीफ पीडीएफ जिसके अंदर इन सबकी डिफरेंस गिवन होगा, तो आप वहाँ से उसको रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये मत सोचो कि आप जल्दी जल्दी बता रहे हो तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम इसको रिवाइज कैसे करेंगे। आप वीडियो को बार बार भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आपको इनके लिए मिल जाएगी। मेरा पर्पज़ ये है कि मैं सारे टॉपिक्स का टचअप दे दूँ। इन केस आपको पढ़ना भी है, डिफाइन करनी है, तो यू कैन रेफर योर बुक या फिर आप फटाफट से गूगल पे इसकी टर्म लिख के डिफाइन लिख सकते हैं। अदरवाइज आप हमसे भी लिख सकते हो, मैं आपको बोल देता हूँ। फ्री राइडर प्रॉब्लम का मतलब ये होता है जब कोई पब्लिक गुड मार्केट में मिलता है, उस गुड पे एक नॉमिनल सी कॉस्ट होती है, बट उस नॉमिनल कॉस्ट को भी ना पे करके हम फ्री उसका बेनिफिट एंजॉय कर जाए, उसको क्या कहते हैं? फ्री राइडर प्रॉब्लम। एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। से एक ट्रेन जाती है, जा रही है, उस ट्रेन के अंदर सपोज 500 ट्रेवलर्स ट्रेवल करते हैं, पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं, 10 रुपये का बेसिक प्राइस है उसका, ठीक है, 50 रुपीज़ का बेसिक प्राइस मानते हैं, बट हर कोई उसको पे नहीं कर रहा, ओनली 100 ऑफ देम आर पे। तो जो 400 है वो फ्री में क्या कर रहे हैं? उसको राइड कर रहे हैं। अब उसे प्रॉब्लम क्या होती है? 400 के फ्री में राइड करने की वजह से उसकी पुअर क्वालिटी की सर्विस का बर्डन भी किसके ऊपर आता है? 100 के ऊपर जो पे कर रहे हैं एक्चुअली, बिकॉज ऑफ विच हमारी कंट्री के अंदर ज़्यादातर पब्लिक गुड्स की हालत खराब या खस्ता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्री राइडर प्रॉब्लम। याद रखना। ऐसे ही पब्लिक गुड आता है। पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड में डिफरेंस है। हमारी कंट्री में प्योर पब्लिक गुड तो बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है, बट पब्लिक गुड के दो फीचर होते हैं। पहला, इट इज नॉन एक्सक्लूडेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि आप पब्लिक गुड में ये नहीं कह सकते कि आपने पे कर दिया तो आप आ जाओ, आपने पे नहीं किया तो आप एक्सक्लूड हो जाओ। एग्जाम्पल, अगर आप एक सिनेमा हॉल की बात करते हो जो पब्लिक गुड नहीं है, प्राइवेट गुड है, एक सिनेमा हॉल की बात करते हो तो क्या बिना टिकट परचेज किए मुझे उसके अंदर एंट्री मिलेगी? हॉल के अंदर नहीं मिलेगी। इट मीन्स वो गुड एक्सक्लूडेबल है, जो पे करेगा वही सर्विस को एंजॉय कर सकता है, जो पे नहीं करेगा वो सर्विस से एक्सक्लूड हो जाएगा। पब्लिक गुड्स में ऐसा नहीं होता। मैं नियरेस्ट एग्जाम्पल पब्लिक गुड का दे देता हूँ आपको। इट कैन बी अ पब्लिक पार्क। तो क्या पब्लिक पार्क में ऐसा होता है कि ये 4 लोग आएंगे क्योंकि ये सरकार को टैक्स देते हैं और ये 4 लोग नहीं आएंगे? नहीं, सबके लिए एंट्री है तो सबके लिए एंट्री है। तो वो क्या होता है? नॉन एक्सक्लूडेबल, कि आप किसी को भी मना नहीं कर सकते। सिमिलरली सेकेंड आता है नॉन ट्रैवलर्स। नॉन ट्रैवलर्स का मतलब क्या होता है कि पहले ट्रैवलर्स समझते हैं।
एग्जाम्पल सेम सिनेमा हॉल का लेते हैं, सिनेमा हॉल का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज उसमें 400 की सीटिंग है, मैंने अपनी क्लासेस के बच्चों के लिए 150 सीट्स बुक कर दी और 250 उसमें ऑलरेडी बुक थी। नाउ यू वेंट देयर और आपने टिकट और परचेज करनी चाहिए, बट अब वो क्या कहता है आपको, हमारी 400 की 400 सीट्स ऑक्यूपाइड है, हाउसफुल। इट इम्प्लाइज मेरी सीट बुक करने की वजह से आपकी सीट रह गई। तो जब कोई एक बंदे की सर्विस लेने की वजह से दूसरे बंदे की सर्विस में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, राइवलरी आ जाए या कॉम्पिटिशन आ जाए, उस प्रोडक्ट को हम राइवलरस प्रोडक्ट बोलते हैं। पब्लिक गुड में नॉन राइवलरस होता है। इसका मतलब पब्लिक पार्क की बात करें, अगर 4 लोग पार्क में घूमने आ गए तो क्या 4 के लिए जगह कम पड़ जाएगी? नहीं। कोई 2 और आ गए तो क्या जगह कम पड़ जाएगी? नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन राइवलरस। बट प्योर नॉन राइवलरस हमारे पास कोई गुड नहीं होता। देखो बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकते हैं ना भी। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल सिर्फ ये ले रहे हैं कि पार्क के अंदर अगर 1000 लोग आ भी जाते हैं देन तो उस केस में बाकी लोगों के लिए जगह क्या पड़ जाएगी? कम पड़ जाएगी। इट इम्प्लाइज हमारे पास इसका कोई बहुत प्योरेस्ट एग्जाम्पल नहीं है जिसमें दोनों फीचर्स एग्जैक्टली सेट बैठते हैं। ठीक है, ये याद रखना। तो मिसलेनियस टॉपिक्स ये थे। देन कभी कभी ना आपसे ये भी पूछ लेते हैं प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है। वो सिंपल है, अभी नहीं लगता क्योंकि इंडिया में 5 ईयर प्लान्स होना बंद हो गए, बट ये पहले होते थे इसलिए उससे रिलेटेड पूछ लेते हैं। अगर आप अपने टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो हमने क्या पढ़ा, वो 2 तरीके का है, रेवेन्यू और कैपिटल। हो सकता है उसको हम इस तरीके से भी क्लासीफाई करें, प्लान्ड और नॉन प्लान्ड। इसका क्या मतलब है, अगर आप 5 ईयर प्लान में लिखी हुई आइटम्स पे खर्चा कर रहे हो तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर, उन पे लिखी हुई आइटम्स पे नहीं कर रहे, किसी और पे कर रहे हो तो नॉन प्लान्ड। एग्जाम्पल, अगर मेरा भी सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, अभी करंट 5 ईयर प्लान जो चल रहा है उसके अंदर एजुकेशन प्रमोशन का स्टेप लिखा हुआ है, और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं पे स्कूल बनवा रही है, टीचर्स की सैलरी दे रही है, तो ये सारे खर्चे प्लान्ड। अगर कहीं पे हॉस्पिटल बनवा दिया, डिफेंस के लिए नई इक्विपमेंट्स परचेज कर दिए, कहीं पे ब्रिज बनवा दिया, ये सब क्या हो गए? नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पार्ट। ऑब्जेक्टिव्स और करते हैं फटाफट से। ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब होता है? देखो, ऑब्जेक्टिव्स ये कहते हैं कि आपके बजट को जब भी प्रिपेयर किया जाएगा तो कुछ माइंड के अंदर नोशंस रखे जाते हैं। नोशन मतलब एक पॉलिसी रखी जाती है कि हमें इस साल के बजट में ये चीज़ें कवर करनी है। एग्जाम्पल, जो करंट गवर्नमेंट है वो प्लान क्या करती है कि हमारी जितनी भी पॉलिसीज होंगी वो 3 से 4 क्लासेस के बेनिफिट के लिए। वो कौन सी क्लासेज है? सबसे ऊपर विमेन, फिर कौन आते हैं? चिल्ड्रेन, देन कौन आते हैं? फार्मर्स। विमेन एंड चिल्ड्रन एक में क्लासीफाई करते हैं। फार्मर्स आते हैं सेकंड कैटेगरी। थर्ड आते हैं डिप्रेस्ड क्लासेस, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी स्कीम्स होती हैं प्राइमरीली इन 3-4 से क्लासेस को फोकस करती है, एंड यूथ एज वेल, सॉरी। तो ये 4 से 5 क्लासेस को स्पेसिफाई करते हैं, तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट बजट उसी के नाम रोल करते हैं। तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को हम क्लासीफाई करके 5 से 6 एलिमेंट्स में समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट होता है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये मान के चलो पेपर का सबसे क्रूशियल टॉपिक यही है गवर्नमेंट बजट से। तो सबसे पहला आता है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब कि कंट्री में जो आपने पिछले साल रिसोर्सेज को बांटा था कि कौन कितना टैक्स देगा, किस गुड के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, इस गुड के ऊपर इतनी सब्सिडी लगेगी, हम इंसेंटिव देंगे, हम अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, ये सब चीज़ें इस साल वापस से किया जाएगा। डन? कैसे? कंट्री की सोशल इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को देखते हुए। किसको देखते हैं? सोशल और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को देखते। इसका क्या मतलब? हो सकता है आपने पिछले साल जब कुछ भी प्लान किया था तो उस टाइम पे एक इंटरनेशनल वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई थी, जिसकी वजह से आपने काफ़ी सारी पॉलिसीज को वॉर को माइंड में रखते हुए डिसाइड किया था। बट नाउ इस साल वो वॉर खत्म हो चुकी है, असम्पशन लेते हैं जो नहीं हुई ऑब्वियसली। तो उस सिचुएशन में आप अपने लिए कुछ पॉलिसीज को चेंज करोगे, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि कंट्री की सोशल इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए हम पॉलिसीज को ड्राफ्ट करते हैं। तो इसके अंदर 2 पॉइंट्स आते हैं। पहला आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज, विच मीन्स अगर कोई ऐसा गुड है जो कंट्री के वेलफेयर के लिए काम आता है, उन गुड्स को हम मेरिट गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरिट गुड्स। एग्जाम्पल, खादी प्रोडक्ट्स हैं। कोई और प्रोडक्ट ऐसा जो कंट्री के लिए बहुत कारगर साबित होगा, एजुकेशन है, हेल्थ है, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं, उनके ऊपर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह क्या देना पसंद करते हैं? सब्सिडीज। ज़्यादा से ज़्यादा फ्री दे दो, सब्सिडीज दे दो, छूट दे दो, है ना। लेकिन अगर कोई डीमेरिट गुड है जो वेलफेयर को नेगेटिवली अफेक्ट करता है, एग्जाम्पल सिगरेट, टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एल्कोहल, इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज किया जाता है। तो गवर्नमेंट क्या ट्राई करती है? गवर्नमेंट ये ट्राई करती है बजट के थ्रू कि जो डीमेरिट गुड्स हैं उनकी कंजम्पशन प्रोडक्शन को डीमोटिवेट कर दें, डिस्करेज कर दें, और जो मेरिट गुड्स हैं उनकी कंजम्पशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को मोटिवेट या एनकरेज करें, ठीक है। सेकंड आता है, इतना करने के बाद भी अगर कंट्री के अंदर कुछ बेसिक सर्विसेज हैं जो प्राइवेट सेक्टर नहीं दे रहा, तो उनका डायरेक्ट प्रोविजन करती है सर्विसेज का। अब बेटा ये चीज़ मैंने अभी समझाई, डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, इसका मतलब गवर्नमेंट खुद ये सर्विसेज देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। एग्जाम्पल, बेसिक सैनिटेशन सर्विसेज, सफाई गली की, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की सर्विसेज, या तो नॉमिनल चार्ज पे या फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी।
तो वो डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ सर्विसेज गवर्नमेंट करती है। चलिए सेकंड कैटेगरी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और ऊपर वाले में ये फर्क है कि ऊपर वाला सबके लिए समान है और ये सबको कवर करेगा। एग्जाम्पल, अगर जीएसटी लगेगा तो वो रूरल फैमिली से हो, पुअर फैमिली से हो या रिच फैमिली से हो, सबके लिए सेम जीएसटी लगेगा। बट इसके अंदर कंट्री के लोगों को इकोनॉमिक स्टेटस में बांट दिया जाता है, गरीब और अमीर। देखिए याद रखिए, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी। ये कैसे होता है? इसके भी दो पार्ट्स बनते हैं। पेपर में आएगा तो कैसे लिखेंगे? पहले आप इसको लिखो कि ये रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी होता है, जो परवेसिव प्रॉब्लम है, हर कंट्री में देखने को मिलती है, यूनिवर्सल है। दूसरा, इसको टैकल करना गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है, तो दो तरीके से होती है। पहली, टैक्सेस ऑन सुपर रिच, जो बहुत अमीर है उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस लगाओ। कौन से टैक्स होते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स का बर्डन। एग्जांपल, इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स। दूसरा, सब्सिडीज और फ्री सर्विसेज फॉर पुअर। याद रखना, अगर खाली ऐसा है कि पुअर के लिए गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन किया तो सेकंड ऑब्जेक्टिव की स्टडी में, और अगर आया कि सबके लिए फ्री एजुकेशन कर दिया तो पहला ऑब्जेक्टिव। याद रखना। थर्ड आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब कंट्री के अंदर एक स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। स्टेबिलिटी किस चीज में होती है? प्राइसेस में। ना इन्फ्लेशन होने देंगे ना ही डिफ्लेशन। क्यों? कैसे? अगर कंट्री में गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हो सकता है आगे इन्फ्लेशन हो, तो ये अपना सरप्लस बजट प्लान करते हैं। सरप्लस बजट का मतलब गवर्नमेंट अपना खर्चा कम कर देती है और अपने टैक्सेस को बढ़ा देती है। इससे क्या होगा? टैक्सेस बढ़ेंगे तो लोगों की इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम तो कंजम्पशन भी कम, ऊपर से गवर्नमेंट का खर्चा भी कम हो गया। तो एडी के अंदर एक एलिमेंट आता है गवर्नमेंट का, एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वो भी कम हो जाएगा। तो अपने आप ही डिमांड कम होती जाएगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। और डिफ्लेशन के टाइम पे क्या होगा? डेफिसिट पीरियड। तो अगर आपको ये याद नहीं होता है बेटा, नो वरीज, सिंपल सा तुक्का है, आप क्या करो, डी फॉर डेफिसिट एंड डी फॉर डिफ्लेशन। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ भी नाम से क्लियर है, इट सिंपली सेज कि आप एक काम करो, कंट्री के अंदर ग्रोथ करो, मतलब जीडीपी को बढ़ाने का काम करो। कैसे बढ़ेगा? दो तरीके से, या तो हम कंट्री में खुद इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें, रोड बनाए, डैम बनाए, ब्रिज बनाए, सब कुछ बनाए, जोर शोर से प्रोजेक्ट्स पास करें और उनको इम्प्लीमेंट भी करें, जिससे अपने आप कहीं ना कहीं खर्चे होंगे, इनकम होगी, प्रोडक्शन होगी, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, गवर्नमेंट ये कहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हाउस होल्ड्स की सेविंग्स को प्रमोट करें। क्यों? सेविंग्स बढ़ेंगी तो आगे लोन्स भी बढ़ेंगे, लोन्स बढ़ेंगे तो उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो उसके साथ साथ प्रोडक्शन तो बढ़नी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने बजट के थ्रू सेविंग्स को बढ़ाने के लिए इसके अंदर काफ़ी सारी स्कीम्स देती है कि इस साल पीपीएफ पे ये इंटरेस्ट करेंगे, ये वाली नई स्कीम चालू कर रहे हैं, आप लोग पैसे इसमें इन्वेस्ट करो एंड सो ऑन। वो किसमें आता है? इकोनॉमिक ग्रोथ। लास्ट आता है इनका रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। ये ना देखो इंपॉर्टेंट है, बट मैंने इसको बहुत कम देखा। ये क्या पॉइंट है? से हमारी कंट्री के अंदर काफ़ी सारे ऐसे इलाके जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, जिसे हम गोल्डन क्वाड्रेंट रिलेटेड बोलते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। बट इन 4-5 स्टेट्स सिटीज़ को छोड़ के काफ़ी सारी ऐसी सिटीज़ हैं जो बहुत अंडर डेवलप्ड है। एग्जाम्पल आप अपने ही टाउन से लगा सकते हैं, वी आर नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम दीज 4 टाउन्स। इट सिंपली सेज कि उन डिस्पैरिटीज़ का कारण क्या बनता है कि इन्हीं 4 सिटीज़ में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज, इंडस्ट्री सेटअप हो गई, बट बाकी जगहों पे नहीं हो पाई। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आप अपने इंडस्ट्रीज को यहाँ सेटअप करो, हम आपको टैक्स कंसेशन, टैक्स हॉलीडे, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज देंगे, मतलब बिजली का बिल आपका कम से कम रेट पर देंगे, पानी का बिल कम से कम रेट पे आएगा, टैक्सेस कम हो जाएंगे, 15 दिन तक टैक्स या 15 सालों तक टैक्स का हॉलीडे मिल जाएगा आपको, एसईजेड सेटअप कर देंगे। सो ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि उस रीजन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो, जिससे उस कंट्री, उस रीजन का भी डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, एक छोटा सा और पार्ट इसमें कि जितनी भी गवर्नमेंट की पीएसयूज हैं उनका मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट अपने बजट से ही करती है। ठीक है, उनकी सेल कितनी होगी, परचेज कितनी होगी, डायरेक्टर किसको बनाया जाएगा, कैसे उसके अंदर नया नया प्लांट सेटअप किया जाएगा, सो वो सब इसके अंदर ही कवर होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट गवर्नमेंट बजट। मेरी तरफ से इससे सबसे क्रूशियल क्वेश्चन जो बनते हैं वो पहले 2 ऑब्जेक्टिव्स पे बनते हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आता है? एक तो केस स्टडी टाइप बनता है, मैं पूछ लेता हूँ कि सपोज इस साल की यूनियन बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 से 4 चीजें इंप्लीमेंट की। फर्स्ट, हैवी टैक्सेस ऑन सिगरेट्स, किसमें जाएगा, कौन सा ऑब्जेक्टिव है इसमें से? पहला। क्यों? अगर आप सिर्फ एक स्पेसिफिक कमोडिटी पे या कहीं पर भी इनडायरेक्ट टैक्स लगा रहे हो, जीएसटी लगा रहे हो, वो आपका पहला ऑब्जेक्टिव है, याद रखना। दूसरा, अगर वो आपको ये कहते हैं कि सपोज
जो बहुत रिच सुपर रिच पीपल है, करोड़ से ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं, उसको डबल रेट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे पॉइंट आता है सेकंड ऑब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, सब पे नहीं लगा रहे। तीसरा, उज्ज्वला योजना गवर्नमेंट ने इनिशिएट की। उज्ज्वला योजना क्या थी? एलपीजी गैस सब्सिडीज प्रोवाइड करने का, लेकिन वो सिर्फ किसके लिए है? बीपीएल फैमिलीज के लिए, विच मीन्स आप सिर्फ पुअर सेक्शन को टारगेट करके बेनिफिट दे रहे हो, वो बीसी का ऑब्जेक्टिव है। डन? अगर आप सबको दे रहे हो बेनिफिट, ऊपर सिर्फ पुअर को दे रहे हो तो नीचे, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सरप्लस बजट प्लान किया इस बारी का, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर गवर्नमेंट ये प्लान करती है कि सपोज हम यहाँ पे ब्रिज बनाएंगे, वो इकोनॉमिक ग्रोथ में जाएगा। और अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो तो हम आपको टैक्स कंसेशन देंगे, तो रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। और आज के बाद ओएनजीसी में एक नया प्लांट और सेटअप किया जाएगा, वो इसमें चला जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ केसेस। सो इस तरीके का केस स्टडी क्वेश्चन या डायरेक्ट पूछने आपको, एक्सप्लेन reallocation of resources as a government objective या redistribution of resources as a government objective। तो पूरा एक्सप्लेन करो 3 to 4 मार्क, बट स्पेसिफाई एग्जांपल्स। और जितने वर्ड्स मैंने लिखे हैं ये सब कीवर्ड्स हैं, दे शुड बी देयर इन योर एग्जाम, ठीक है, ध्यान से लिखो। देन सो दिस इज ऑल अबाउट गवर्नमेंट बजट। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपके सारे टॉपिक्स कवर कर लूं, इसके अंदर कोई भी ना छूटे। फिर भी इन केस यू फील एनी डाउट, एनी क्वेश्चन यू वांट मी टू टेक अप इन द क्लास, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, डू वर्क हार्ड। लेकिन खाली हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। यूज चैट जीपीटी एंड वेरियस अदर पोर्टल्स, जहाँ से आप वेरियस टाइप ऑफ केस स्टडीज, वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस निकाल सकते हो फॉर योर प्रैक्टिस, एमसीक्यूज एंड केस स्टडी एज वेल। तो जितना आप वहाँ से करोगे प्रिपेयर, आपके पास एक ब्रॉड व्यू होगा हर क्वेश्चन को समझने का, ठीक है। टिल देन आई एम देयर टू हेल्प यू। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट पीओपी करेंगे, पहले मनी बैंकिंग, उसके बाद करेंगे बीओपी एफआर, पहले करेंगे, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर है। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल yet, please subscribe it so that I will also feel motivated to make next videos, and please do share it with your friends and families so that they may also get some help from me, as well as I'll be highly satisfied with the growth. Then so next class में मिलते हैं, and we'll do POPFR.